हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों को कॉम्पिटिटर्स व स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने टेंसेस प्रोवाइड करना प्रारंभ किया है, क्योंकि क्लियरली टेंसेस के बिना ना तो कॉम्प्रिहेंशन किया जा सकता है और ना ही प्रॉपरली ट्रांसलेशन, ना तो आप में राइटिंग स्किल आ सकती है और ना ही स्पीकिंग स्किल। इसलिए लोगों ने डिमांड किया था। लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले उसके टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सपोज दैट 4-6 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस हैं, उनमें से कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। इस पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स रेगुलेशन लगेंगे। तो याद रहे, आपको बताया गया है आइडेंटिटी पहचान आपको मिलती है हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में आए हुए वर्ब के शब्दों को व अक्षरों को देखकर। अंत में कोई वर्ब आया है तो ही टेंस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई वर्ब ना आने पर जनरली लिंकिंग वर्ब, इजमार, वाज वर्ब वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानें। आपको जानना चाहिए जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि वर्ब आते, आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने जाना कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह शब्द आएंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। आइए बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब सिंपल है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज। तो हम लोग देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। एम केवल आई के साथ लगता है और किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फॉर्म की बात कर लें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है, जिसे लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। सेंटेंस थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन कैसे किसी भी लेंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम इसमें देखेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं ये राधा अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने अपने गांव से पैदल शाम 4 बजे जा रही है। इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने के बाद वैसा फार्मूला यूज करते हैं। कल मैंने आपको तीनों सेंटेंसेस के फार्मूले बताया, यानी कि वो सीक्वेंस बताया कि किस शब्द के बाद कौन सा शब्द फिट करते हैं ट्रांसलेशन करते समय। तो जी मैं आपको बता दूं, ये सिंपल सेंटेंस है
और सिंपल सेंटेंस के लिए आप जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट है राधा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फार्मूला बताता है, और चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब आता है, और आपको मैंने बताया है कि मेन वर्ब जानने के लिए आपको सेंटेंस के सबसे अंत में आने वाले वर्ब पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के सबसे सेंटेंस में जो भी वर्ब आता है उसे ही हम मेन वर्ब बनाते हैं। जाना है तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा। जब हम मेन वर्ब तक जाते हैं तो उसके बाद देखते हैं इसमें कहीं कोई दूसरा वर्ब तो नहीं, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा वर्ब भी है, मेला देखना। तो देखिए, दूसरे वर्ब को फिट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दूसरे वर्ब को या तो आप इन्फिनेटिव बनाते हैं या फिर उसे जीरंड बनाते हैं। इन्फिनेटिव यदि आप दूसरे वर्ब को बनाएंगे तो इन्फिनेटिव को मेन वर्ब के बाद रखना चाहिए। मेन वर्ब के बाद रखते हैं और इन्फिनेटिव बनता कैसे है, किसी भी वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाते हैं। यदि आप इन्फिनेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब के बाद टू का यूज करेंगे और उसके बाद दूसरा वर्ब यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, और अदर वर्ड्स में अगर कई प्रीपोजिशन है तो उनका भी मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर हम इन्फिनेटिव नहीं बनाना चाहते हैं दूसरे वर्ब को, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास जेरंड बनाने का। आप दूसरे वर्ब को जेरंड बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जेरंड बनाएंगे कैसे। आपको मैं बता दूं कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जेरंड बनता है। जेरंड का प्रयोग प्रायः ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, और ऐसी स्थिति में जेरंड के पूर्व फॉर का प्रयोग बहुधा होता है। तो आपने देखा जेरंड बनाने का प्रोसेस क्या है। जेरंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। जेरंड बनता कैसे है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जेरंड बनता है, और जेरंड के पूर्व फॉर का प्रयोग करते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो आइए देखते हैं यहां पर आप क्या बनाना चाहेंगे, जेरंड या बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आइए हम जेरंड बनाएंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव का प्रयोग कल के एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन्फिनेटिव का प्रयोग मैंने बता दिया था। मैंने अभी भी बताया इन्फिनेटिव बनाना चाहते हैं तो मेन वर्ब के बाद दूसरे वर्ब को रखेंगे और उसके पूर्व टू लगाते हैं। आइए जेरंड बनाएंगे। क्योंकि जेरंड को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं और इसलिए मेन वर्ब हुआ तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पहले आप रखेंगे, देन आप जेरंड बनाएंगे। तो बता दो, गो, वेंट, गॉन के बाद ऑब्जेक्ट अगर फिट करते हैं तो उसके पहले टू जरूर लगता है, क्योंकि ये गो जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और आपको मैंने बताया था कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके पहले हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, और गो के बाद जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके पहले आप टू का प्रयोग करते हैं। टू, हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पहचाने कैसे इसमें कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है। तो जी बहुत ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। तो याद रहे, जिस शब्द के बाद या तो को लिखा है या को नहीं, मैं बात कर रहा हूं इसकी, ऐसा शब्द जिसके बाद या तो को लिखा है, को नहीं लिखा है तो को का सेंस जाता है, तो ऐसा शब्द ही ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जिस शब्द के बाद या तो को लिखा हो या को ना लिखा हो, को का सेंस निकलेगा तो वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, वो मनोरी जा रही है, यानी कि मनोरी को जा रही है। जिसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, तो ऐसा शब्द जिसके बाद को का सेंस जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इसका होगा मनोरी। आप समझ गए होंगे क्यों होगा, क्योंकि मनोरी को जा रही है तो मनोरी रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है मनोरी। मनोरी, हाँ। अब हम दूसरे वर्ब का यूज करेंगे, वो भी जेरंड बनाएंगे, और जेरंड बनाने के लिए आप सबसे पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। आपने देखा ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, उसके बाद जेरंड बनाएंगे तो पहले फॉर का प्रयोग करते हैं
और अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो मेला देखना, हाँ मैं आपको बता दूं कि दूसरा वर्ब अकेला जल्दी नहीं आता है, दूसरा वर्ब अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन रखता है। जिसे यहां पर देख रहे हैं, मेला देखना वर्ब है, खाली देखना नहीं, मेला देखना, ये आपका वर्ब हो गया। तो हम इसे जिरन बनाएंगे यानी कि आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा विजिटिंग द फेयर। विजिटिंग द फेयर। अब जो भी शब्द है वो अदर वर्ड्स है। अब अदर वर्ड्स क्या जिस क्रम में आया है उस क्रम में रखते हैं क्या? जी नहीं। किस क्रम में रखते हैं उस क्रम को समझिए। अभी तो हम यहां टिक करते हैं कि कौन कौन से अदर वर्ड्स में शब्द बचे हैं। तो आप देख रहे हैं, अपने सहेलियों के साथ, और साथ के लिए आप विद लगाते हैं। तो कौन कौन सा प्रीपोजिशन हुआ ये हम अलग से थोड़ा सा मार्क करते हैं। ये यहां विद है। अपने गांव से, आपको जानना चाहिए कि जब भी कोई चीज किसी से अलग होती है तो अलग होने का, सेपरेशन का सेंस दिखाने के लिए प्रीपोजिशन आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हम घर से स्कूल गए, वो गांव से मेला गई। तो जब भी कोई किसी से अलग होगा, सेपरेशन दिखाएगा, तो वहां पर फ्रॉम लगता है। यानी कि यहां पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। हाँ, पैदल भी अदर वर्ड्स में आता है, और पैदल के लिए मीनिंग होता है ऑन फुट, यानी कि प्रीपोजिशन ऑन है। और यहां टाइम है शाम 4 बजे, एग्जैक्ट टाइम है। आपको प्रीपोजिशन में बताया गया था, एग्जैक्ट टाइम के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं, एट लगेगा। यानी कि आपके पास 4 प्रीपोजिशन है। ये 4 प्रीपोजिशन आ रहे हैं विद, फ्रॉम, ऑन और एट। तो हम किस क्रम में रखें? क्या जिस क्रम में आए हैं उस क्रम में रखेंगे? नहीं। तो मैं आपको वो क्रम बता रहा हूं कि अगर प्रीपोजिशन में जब अदर वर्ड्स में कई प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ हो तो आप उन प्रीपोजिशंस को किस क्रम में रखते हैं, और वो क्रम है थ्रू, एट, ऑन, इन, विद, बाय, फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 7 प्रीपोजिशन का बंच बनाया है, और किसी भी सेंटेंस में 4-5 से प्रीपोजिशन अधिक नहीं आते, और 4-5 आएंगे तो भी वो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस बढ़ जाएगा। आप सामने देख रहे हैं, इससे बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है। हो सकता है आगे की किसी टेंस में मैं इसे लेंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके आपको दिखाऊं, बताऊं। इसलिए आप बराबर इन टेंसेस संबंधी वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश सीखने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, बोलने व ट्रांसलेशन करने के लिए। हाँ, तो हम देख रहे थे, हम ऑब्जेक्ट में पहुंचे, दूसरे वर्ड को यहाँ पर जीरन बनाए। अब बात कर रहे हैं अदर वर्ड्स की, और अदर वर्ड्स में हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है। मैंने अभी बताया, ये विद हुआ, फ्रॉम हुआ, ऑन हुआ और एट हुआ। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? यहां पर थ्रू आता है। थ्रू तो यहां है नहीं, कोई बात नहीं। फिर क्या आता है? एट आता है। एट, एट 4 PM। फिर ऑन आता है, ऑन हमारे पास है तो हो जाएगा ऑन फुट। फिर आता है विद, ये यहां पर इन है नहीं, विद आएगा। विद यानी कि ये सहेलियों के साथ विद। देखिए यहां पर अपने की अंग्रेजी हमें चाहिए। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर डिनोटेड बाय सी, और सी के अपने की अंग्रेजी या किसी भी नाउन प्रोनाउन के अपने की अंग्रेजी चाहिए तो उसके पॉजिटिव केस पर जाना चाहिए। राधा नाउन है, हमने इसे प्रोनाउन बनाया सी, और सी का पॉजिटिव केस हर होता है, तो यहां पर हो जाएगा हर फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही प्रीपोजिशन बचा है, वो भी अपने गांव से तो हो जाएगा, फ्रॉम हर विलेज। तो अपेक्षा है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। मैंने बताया कि जब अदर वर्ड्स में कई प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो उन कई प्रीपोजिशंस को इस सीक्वेंस में रखते हैं। सबसे पहले थ्रू रखते हैं, फिर एट रखते हैं, फिर ऑन, इन, विद, बाय, फ्रॉम, इस सीक्वेंस में रखते हैं और उसी सीक्वेंस में हमने फिट किया है, आपने देखा होगा। और जब सेंटेंस में दो वर्ब आएंगे तो उन्हें आप इन्फिनेटिव या जेरंड बनाते हैं। मैंने बताया इन्फिनेटिव आप बनाते हैं तो मेन वर्ब के बाद रखते हैं और उस वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं जिसे आप इन्फिनेटिव बनाते हैं। अगर आपको जेरंड बनाना होगा तो जेरंड को आप ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे और जेरंड के पहले फॉर लगाते हैं और फिर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जेरंड बन जाता है। जी, क्योंकि देखिए इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है तो बेहद जरूरी हो जाता है। याद रहे 12 टेंसेज में सबसे ज्यादा आईएनजी फॉर्म लगता है। ये 6 टेंसेज में आईएनजी फॉर्म लगता है प्रेजेंट, यानी कि हर टेंस के 2 टेंस में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट के 2 हो गए, पास्ट के 2 हो गए, फ्यूचर के 2 हो गए, यानी कि 6 टेंसेज में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि आईएनजी जोड़ते समय वर्ब में कभी परिवर्तन होता है। कभी हम लास्ट ई हटा देते हैं, कभी नहीं हटाते, कभी हम स्पेलिंग में अंतर कर देते हैं, कभी अंतिम अक्षर हम डबल कर देते हैं, कभी नहीं। आइए हम देखते हैं टेंसेज में सर्वाधिक यूज होने वाला वर्ब का फॉर्म जो आईएनजी है। तो वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप देखेंगे कितना यूनिक, कितना स्पेशल रूल है। बिना इस सब रूल की जानकारी के हमारे सेंटेंसेस कैसे सही हो सकते हैं, हमारी स्पेलिंग कैसे सही हो सकती है। तो जी हम देखते हैं रूल्स ऑफ आईएनजी। तो जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल्स ऑफ एडिंग आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय क्या परिवर्तन करने की जरूरत होती है, कौन सा परिवर्तन नहीं करते तो स्पेलिंग और सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो आपका रूल फर्स्ट है, मैं आपको बता दूं, जनरली किसी भी वर्ब के अंत में आने वाला ई आईएनजी लगाते समय हट जाता है। जी, तो आपने सुना किसी भी वर्ब के अंत में आने वाला ई आईएनजी लगाते समय हट जाता है। कैसे, हम लोग लेते हैं एग्जांपल। ये आपका रोल नंबर फर्स्ट का एग्जांपल हुआ और मैंने बताया किसी भी वर्ब के अंत में आने वाला ई जनरली आईएनजी लगाते समय हट जाता है और इसकी क्लियर स्पेलिंग हो जाती है ऐसा। लेकिन मैंने अभी आपको यह भी बताया कभी किसी भी वर्ब के अंत में आने वाला ई नहीं हटता है। कब नहीं हटता है तो उसके लिए आपको जानना चाहिए, जब किसी भी वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति पर हम आईएनजी लगाते समय अंतिम ई में कोई करेक्शन नहीं करते। कैसे, आप देख रहे हैं एग्जांपल। जी आपने देखा, देखिए शब्द के अंत में डबल ई आया है या वाई ई आया है और जब किसी भी वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई आएगा तो आईएनजी लगाते समय स्पेलिंग में कोई करेक्शन नहीं करते, यानी कि अंत को नहीं हटाते। तो हम बात करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ आईएनजी के थर्ड रूल की, और मैं आपको बता दूं जब किसी भी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट होगा और यदि अंतिम कॉन्सोनेंट के पूर्व केवल एक वॉवेल है
तो ऐसी स्थिति में आईएनजी लगाते समय हम वर्ब के अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने बताया जब भी किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, ऑफ आईएनजी के थर्ड रूल में मैं बता रहा था, जब किसी भी वर्ब का अंत में कोई कॉन्सोनेंट आएगा और यदि अंतिम कॉन्सोनेंट के पूर्व केवल एक वावेल है तो आईएनजी लगाते समय जो रूट वर्ब का अंतिम अक्षर है वो डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर टी अंतिम है, तो आईएनजी लगाते समय ये अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। और सेम के हम बात कर रहे हैं, देखिए अंत में एम है यानी कि कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पूर्व केवल एक वावेल है, तो ऐसी स्थिति में आईएनजी लगाते समय हम वर्ब के अंत में आने वाले जो रूट वर्ब की बात कर रहा हूं जिसमें आईएनजी लगा रहे हैं, उस रूट वर्ब का अंतिम अक्षर डबल कर देते हैं। आप देख रहे हैं, आपको बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी, मुझे अपेक्षा ऐसी ही है। और अब हम बात कर लें रूल्स ऑफ आईएनजी के रोल नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। वर्ब के अंतिम अक्षर के रूप में कोई कॉन्सोनेंट आएगा और यदि उस कॉन्सोनेंट के पूर्व डबल वावेल है तो ऐसे वर्ब में आईएनजी लगाते समय आप कोई करेक्शन नहीं करते। आप देख रहे हैं ये है रीड और ये है वेट, यानी कि इस वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के पूर्व ये डबल वावेल है। और आप देख रहे हैं वेट में भी अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के पूर्व डबल वावेल है, यानी कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जब किसी भी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पूर्व यदि डबल वावेल हो तो इनमें आईएनजी लगाते समय कोई करेक्शन नहीं होता। कैसे, ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये देखिए हमने यहां पर वर्ब में आईएनजी जोड़ा क्योंकि अंतिम कॉन्सोनेंट के पूर्व डबल वावेल थे, इसलिए इस वर्ब में कोई करेक्शन नहीं हुआ। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। जी, अब मैं आपको रूल्स ऑफ आईएनजी के 5th रूल को बताने जा रहा हूं और आपको जानना चाहिए जब किसी वर्ब के अंत में आई आया हो, आई आया हो तो आईएनजी लगाते समय ऐसे वर्ब में आई को वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आई हटा देते हैं और आई के स्थान पर वाई का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम आईएनजी लगाते समय करते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। ये देख रहे हैं अंत में आई आया है, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। जब किसी वर्ब के अंत में आई आएगा तो यदि आप ऐसे वर्ब में आईएनजी लगाना चाहते हैं, आईएनजी जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि आई को हटा देते हैं, आई की जगह पर वाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं आई को हम वाई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद आप आईएनजी लगाते हैं। ये देखिए यहां पर आई था, यहां पर आई को वाई में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब मैं रोल नंबर 6 बता रहा हूं, आईएनजी लगाने का रोल नंबर 6 है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ब के अंतिम अक्षर के रूप में एल होगा या वाई होगा। मैं बात कर रहा हूं डबल एल की। जब किसी भी वर्ब के अंत में डबल एल आएगा या वाई आएगा तो आईएनजी लगाते समय ऐसे वर्ब में भी कोई करेक्शन नहीं करते। कैसे, आप देख रहे हैं, चलो बाय। क्योंकि समय की बाध्यता होने के कारण मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स नहीं दे सकता हूं। ये सभी
रूल किसी भी वर्ब पर अप्लाई हो सकते हैं अगर ये कंडीशंस उन पर अप्लाई होते हैं तो। जी आप देख रहे हैं, मैं बता रहा था जब वर्ब के अंत में डबल एल हो या वर्ब के अंत में वाई हो तो आईएनजी लगाते समय ऐसे वर्ब में कोई करेक्शन नहीं करते। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा उस वर्ब के फॉर्म को कैसे बनाते हैं जो वर्ब सर्वाधिक किसी भी टेंस में यूज होता है, यानी कि इंग्लिश के 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज में यूज होने वाला वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और आज हमने इसके रूल्स ऑफ आईएनजी फॉर्म के इन 6 रूल्स को हमने देखा, किन किन स्थिति में वर्ब में क्या क्या करेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको ले चलता हूं कुछ अन्य एग्जाम्पल की तरफ जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि दो ऑब्जेक्ट हों। जी तो मैंने जैसे बताया कि अब मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उनके फिट करने का क्या सिस्टम है, क्या ऑर्डर है, क्या तरीका है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। और आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि हम ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे, सेंटेंस में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट फिट करना होता है। तो जी मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा शब्द जिसके बाद या तो को लिखा हो या तो को का सेंस जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहां पिता के बाद को लिखा है ऑलरेडी और पत्र लिख रहा मतलब पत्र को लिख रहा है, यहां पर को का सेंस जा रहा है तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हुए। तो मैं आपको बता दूं जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, जी आपने देखा कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक पिता ऑब्जेक्ट है और एक पत्र ऑब्जेक्ट है। पिता के बाद को लिखा हुआ है और पत्र के बाद को का सेंस जा रहा है। तो यहां पर जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो याद रहे जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हमें तो नहीं पता है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जी सुनिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत लिविंग थिंग्स आते हैं। लिविंग थिंग्स आते हैं क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप भूले नहीं, इसलिए मैं आपको सांकेतिक तौर पर बता रहा हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग आते हैं और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ये आपका लिविंग थिंग्स आता है। लिविंग बीइंग आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना आप, यानी कि फादर हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और पत्र ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम ये तो जान गए, लेकिन इनके फीड करने का क्रम क्या है, जी मैं आपको बता दूं। जनरली पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैंने आपको बताया जनरली पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसी स्थिति में आपको दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बाद रख देते हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखें, यानी कि पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिट करेंगे, तो याद रहे
ऐसी स्थिति पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व आपको ये टू लगाना होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तभी आता है जब कोई प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन नाउन होने पर ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में जाता है। यानी कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके पहले हमें टू लगाना होगा। आइए मैं इस सेंटेंस को इन्हीं दोनों तरीकों से बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस सिंपल सेंटेंस से आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट कौन है? रमन। फिर फार्मूला कहता है हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया कि टेंसेस को पहचानने के बाद फार्मूले के ऑर्डर में सेट करिए उसे। सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि रमन के साथ इज लगेगा। फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब लिखना है यानी कि राइटिंग हो जाएगा। आ लेटर, आ लेटर टू, ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रख रहे हैं तो इसके पहले हम टू लगा रहे हैं। टू हिज फादर। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, जब ये आप देख रहे हैं, क्लियर है। चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बदले दे रहा हूं, लेकिन मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः तभी आएगा पहले जब कोई प्रोनाउन होगा। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आता है तो ये जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है और इसके पूर्व टू रखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए करता हूं। यह सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कैसा सेंटेंस है, उसे तुरंत फार्मूले पर सेट करते हैं। और चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो आप देख रहे हैं इसका क्वेश्चन वर्ड है क्या? वाई। वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो सब्जेक्ट है राधा, उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा इज, देन सब्जेक्ट आएगा राधा। ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और अगर सेंटेंस में नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। फार्मूले को देखिए, मैंने कल ही फार्मूला आपको सेंड किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे फार्मूले मैंने बताए हैं। उन्हीं फार्मूलों को हमें फॉलो करना, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में वही फार्मूले फॉलो होते हैं। केवल बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, मेन वर्ब का फॉर्म बदलेगा, फार्मूला सेम रहता है। जी वाई जी, तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। अब आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में भेजना, यानी कि सेंडिंग हो जाएगा। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, सेंडिंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है उसे, मतलब उसको, और कोई उपहार मतलब कोई उपहार को। दोनों के बाद को का सेंस जाता है, उसे मतलब उसको ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दीजिए क्योंकि प्रोनाउन आया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहां पर किया हिम a gift, a गिफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में यहां के हाथ है, यानी कि के हाथ यानी कि थ्रू होता है। के हाथ के लिए प्रीपोजिशन थ्रू होता है, और जन्मदिन पर ऑन होता है। दो प्रीपोजिशन है, तो सबसे पहले क्या आएगा? थ्रू आता है। अ गिफ्ट थ्रू, थ्रू हर ब्रदर,
ऑन हिज बर्थडे। ये ऑन हिज बर्थडे हो गया। आप समझ रहे हैं? वाई इज राधा नॉट सेंडिंग हिम अ गिफ्ट थ्रू हर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे। हाँ देखिए, ये यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले इनडायरेक्ट आया है, बाद में डायरेक्ट आया है, लेकिन आप चाहें तो इनके क्रम को बदल भी सकते हैं। तो उस स्थिति में मैंने बताया है, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है तो दोनों के बीच टू लग जाता है। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेंडिंग अ गिफ्ट टू हिम। शेष स्ट्रक्चर सेम है, तो आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहे ऐसा लिख लें या ऐसा लिख लें। मैंने बताया है कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इन्हें फिट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जी, अब आपका शुरू होता है माइंड मीटर। जी, अब मैं कुछ सेंटेंसेस के द्वारा आपका माइंड मीटर चेक करूं, उसके पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मैं जो भी मैटर आपको दिया जा रहा है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेज आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, इससे आपकी स्पेलिंग, राइटिंग और ट्रांसलेशन में इम्प्रूवमेंट आप महसूस कर रहे हैं, तो जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी देखते हैं, आपका माइंड मीटर चेक करते हैं, आपने हमारी बात को कितना समझा। जी आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वे लोग अजायब घर देखने जा रहे हैं। तो क्या हम दे पीपल कर दें क्या? दे पीपल, जी ऐसा होगा नहीं। मैंने आपको कल बताया था, जरा सोचिए क्या होगा। मैंने आपको कल बताया था कि जब किसी नाउन के पूर्व यह, ये, वे शब्द आए तो यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दीज और वे के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वे लोग है, ये नाउन है, ये वे है, यानी हो जाएगा दोज पीपल। दोज पीपल नेगेटिव है, फार्मूला नेगेटिव का फार्मूला लगाइए। फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, देन नॉट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब है जाना, यानी कि गोइंग, गोइंग टू सी, गोइंग टू सी। और अजायब घर को हम कहते हैं, आप जू कहते हैं, सी द जू। सी या विजिट आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये हुआ। सेकेंड सेंटेंस में, कितने लोग मंदिर दर्शन करने अपने वाहन से जा रहे हैं। ये सेंटेंस कैसा है? आइडेंटिफाई करिए। आपको ये इंटेरोगेटिव लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव लग रहा है तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव। और फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव क्या कहता है? सबसे पहले क्या फिट करेंगे जी? हाँ, क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड आप फिट करते हैं तो हो जाएगा कितने लोग हैं, क्वेश्चन वर्ड। और मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच, होम, हुज, विच, ये कभी अकेले नहीं आते। आप नहीं कह सकते खाली कितने हैं, क्वेश्चन वर्ड नहीं, कितने लोग। तो हो जाएगा हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे, ढेर सारे लोग हैं, आर। अब चूंकि ये लोग सब्जेक्ट होता और ये क्वेश्चन वर्ड के साथ आ चुका है तो अब सब्जेक्ट यहां पर हम रख नहीं सकते, सब्जेक्ट रहा नहीं, जो सब्जेक्ट था वो क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ गया है। तो
अब हो जाए क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट क्लियर अब रहा नहीं। अब रखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है जाना है, यानी कि गोइंग हो जाएगा। यहां पर दूसरा वर्ब भी आया है, मंदिर दर्शन करने, दर्शन करने। याद रहे, आप दूसरे वर्ब को इन्फिनिटिव बनाएंगे या जीरंड, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप इन्फिनिटिव बनाएं या जीरंड। इन्फिनिटिव बनाएंगे तो आप मेन वर्ब के पहले यहां पर मेन वर्ब के बाद टू लगाएंगे, टू विजिट द टेम्पल, किसी विजिट टेम्पल करेंगे। और किसी पर्टिकुलर टेम्पल का सेंस जा रहा है, इसलिए आप द भी लगा देंगे, विजिट द टेम्पल। अब यहां पर क्या बचा, अदर वर्ड्स बचा है। अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट रहा नहीं, जो दूसरे वर्ब के साथ आ चुका है, मंदिर दर्शन करना। तो ये अदर वर्ड्स बचा है। अपने वाहन से, तो सोचिए क्या लगाएं वाहन के लिए, बाई लगाएंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, जनरली किसी भी व्हीकल के लिए बाई लगता है, लेकिन जब व्हीकल के पूर्व कोई एडजेक्टिव आया हो या व्हीकल के पूर्व कोई ए या एन का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति पर आपको व्हीकल के पूर्व बाई नहीं लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति पर आपको लगाना चाहिए इन या ऑन। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप कब इन करेंगे कब ऑन करेंगे। अगर वाहन आपका ओपन है तो आप ऑन करेंगे। अगर आपका क्लोज्ड पैक्ड व्हीकल है तो आप इन करेंगे। तो वाहन, तो आप इन कर दीजिए। नहीं, स्कूटर होता, बाइक होता तो ऐसा दिया होता, वाहन में मतलब कार वगैरह होती है तो पैक होती है। तो मैंने बताया पैक्ड गाड़ी के लिए आप इन का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा इन दियर। अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और सब्जेक्ट यहाँ पर लोग रहा, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड के साथ भले आ गया है, हम लोग के अनुसार ही अपने की अंग्रेजी बनाएंगे। और लोग डिनोटेड बाई दे, देखिए अपने की अंग्रेजी डियर होता है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट के अपने की अंग्रेजी के लिए उसका पॉजिटिव केस पर जाना चाहिए, और दे का पॉजिटिव केस डियर होता है, डियर व्हीकल्स। ये अपेक्षा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू विजिट द टेम्पल इन देयर व्हीकल्स। मैंने बताया आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है। अपने की अंग्रेजी होता है डियर, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और मैंने अभी आपको बताया, जब वाहन के पूर्व कोई एडजेक्टिव आया हो या ए अथवा एन आया हो, तो आप बाई नहीं लगा सकते। आप इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे। ओपन वाहन है तो ऑन लगाएंगे, पैक्ड है तो आप इन लगाएंगे। आपने इन का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, मदन कमरे में क्या कर रहा है। इंट्रोगेटिव है। फार्मूला हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें या क्वेश्चन वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से तो तभी फार्मूला शुरू होता है जब स्टार्टिंग में क्या आता है, लेकिन जब बीच में क्या आएगा तो आप क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं। और यहां पर हो जाएगा व्हाट। व्हाट हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट मदन है, इज लगेगा, इज मदन। मेन वर्ब आएगा डू, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे डूइंग। इन द रूम, इन द रूम कंप्लीट हो गया। व्हाट इज मदन डूइंग इन द रूम। क्या आपकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है? हाँ, तो देखिए ये सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, और जब क्या से शुरुआत होती है तो फॉर्मूला आपका हेल्पिंग वर्ब से चलता है। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहां पर क्या होगा, क्या आपकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है, होने का सेंस जा रहा है, तो देयर का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया कि किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो देयर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश।
क्या आपकी अंग्रेजी में सुधार हुआ है? तो हम किसी पर्टिकुलर के लिए कह रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर मतलब सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर सेंस है, आपने इज लगाया है। क्योंकि उसके बाद होना पाया जाता है, तो होना ना होना पाया जाएगा तो देयर का यूज करते हैं। तो इज हुआ, फिर देयर हुआ, इज देयर। ऐसा बना सकते हैं देयर से, लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, आर यू इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग, आर यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। ये ऐसा भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस के को दो तरीके से ट्रांसलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा है, सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि पुअर बेगर, सिंपल है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, मेन वर्ब आएगा बेग होता है, आईएनजी लगाएंगे तो डबल जी हो जाएगा, बेगिंग, डोर टू डोर, डोर टू डोर। जी, अगर इस वीडियो का मैटर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज मैं आप तक पहुंचाता रहूं, तो जी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।